गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने निष्क्रिय अभिगमन पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक सक्रिय अभिगमन पढ़ेंगे। तो जो निष्क्रिय अभिगमन हमने पढ़ा था उसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, डिफ्यूजन परासरण व ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन विसरण व ऑस्मोसिस परासरण। तो ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन। तो सक्रिय अभिगमन में जैसे हमने पढ़ा था, निष्क्रिय अभिगमन में ऊर्जा की व्यय नहीं होता है, परंतु इसमें सक्रिय अभिगमन में एक विशेष सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थ व अणुओं का आवागमन होता है। सांद्रता प्रवणता concentration gradient जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सेल की, उसके विपरीत विशेष पदार्थ व अणुओं का आवागमन होता है। तो उसमें विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वही क्या कहलाता है, सक्रिय अभिगमन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत अणुओं का आवागमन जिसमें विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें ऊर्जा का क्षय होगा। जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो विशेष एनर्जी की इसमें आवश्यकता होती है और ये जो सक्रिय अभिगमन के द्वारा जो अणुओं को ले जाया जाता है, उन अणुओं को क्या कहते हैं, वहित मतलब ट्रांसपोर्टेंट, और जो इनको ले जाते हैं वो वाहक कैरियर्स होते हैं। अणुओं को वहित कहते हैं, वहित ट्रांसपोर्टेंट और जो इनको ले जाता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें वाहक कहते हैं। और जो इन अणुओं को ले जाता है उन्हें वाहक या कैरियर्स कहेंगे। वाहक कैरियर्स कहेंगे। तो ये कैरियर्स क्या काम करते हैं, ये कैरियर्स इन अणुओं को विशिष्ट वाहक या कैरियर्स कहेंगे। तो यह वहित्व को ले जाते हैं और उसे साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं। तो कैरियर्स कैसे हो गए, जैसे ये कैरियर है कोई, ये इनको लिया इसने और इसको इसने साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया और ये वाहक वापस फ्री हो जाएंगे और अब वापस से नए अणुओं को लेने के लिए ये तैयार हो जाएंगे। तो जो जटिल अणुओं को ले जाने वाले वाहक को ट्रांसलोकेज व परमिएज कहा जाता है। जटिल अणुओं को
ले जाने वाले वाहकों को ट्रांसपोजेंस व परमिएस कहा जाता है। जटिल अणुओं को ले जाने वाले वाहकों कैरियर्स को ट्रांसलोकेज या परमिएस कहा जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसलोकेज और परमिएज, ये उस अणु को लेंगे और उसे साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया और वापस ये फ्री के फ्री हो गए नए अणुओं को ले जाने के लिए। तो इसका सबसे मुख्य उदाहरण आपने तंत्रिका कोशिकाओं में देखा होगा कि नर्व सेल में ये अणुओं का ट्रांसफर इसी माध्यम से, कैरियर्स के माध्यम से ही होता है। तो जो सक्रिय अभिगमन के कुछ एक उदाहरण है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण, ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरा उत्सर्जी अंग, जैसे कि हम देखा हुआ हेनलेज लूप वगैरह में जो वापस से जो अवशोषण होता है जल व आवश्यक आयनों का, वह भी सक्रिय अभिगमन का ही उदाहरण है। उत्सर्जी अंगों द्वारा उचित अणुओं व आयंस का पुनः अवशोषण, ये क्या होता है, जैसे नेफ्रॉन्स में हेनलेज रूप में पुनः अवशोषण हो जाएगा। वाटर वगैरह का तो ज्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट ही अपने यूरिन के थ्रू बाहर आ पाएंगे और बाकी जो वाटर, यूजफुल वाटर है, आयंस है, वो वापस क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। और जी द्रव्य थर्ड तो आप पढ़ ही रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जीव द्रव्य कला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अणुओं का आदान प्रदान, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये भी क्या है, ये तीनों क्या है, सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण है। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखेंगे तंत्रिका तंत्र में क्या करते हैं कि जो कोशिका का भीतरी हिस्सा है उसमें सोडियम की जो आवश्यकता, उसको सोडियम को कम बनाए, सांद्रता को कम बनाने के लिए ये जो वाहक है, ये क्या है, वाहक है, ये सोडियम को एब्जॉर्ब करेंगे और यह देखिए आप, इसमें एनर्जी का शेयर होता है, एटीपी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में, और यह वाहक इस सोडियम के आयन एटम को लेके जाएंगे Na+ को, और यह बाहर, कोशिका के बाहर इसको डाल देंगे, जिसके कारण जो सोडियम की जो सांद्रता है वह मेंटेन रहे। तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम पंप, इस क्रिया को कहते हैं। और यह किसमें होती है, तंत्रिका तंत्र में। चौथा है तंत्रिका तंत्र में होने वाली, तंत्रिका तंत्र में होने वाले सोडियम पंप की क्रिया।
तो ये ऐसा आपको समझ में आ ही गया होगा, सोडियम और पोटेशियम के अणु होते हैं और ये सोडियम की सांद्रता इसमें कम रखने के लिए ये कैरियर्स इसको लेते हैं और कैरियर इसको दे देंगे, वापस कैरियर मुक्त हो जाता है। तो यह कुछ एक इसके उदाहरण है किसके, सक्रिय अभिगमन के। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के बाद हम प्लाज्मा जो कला है उसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वह इसका सेलेक्टिवली परमेबल होना, चयनित परागम्यता। इसके नेक्स्ट क्या है फंक्शन, चयनित परागम्यता, सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा कला है ये विशिष्ट अणुओं को ही अपने अंदर व बाहर आने जाने की परमिशन देती है और दूसरे जो पदार्थ है उनको अपने अंदर व बाहर आने जाने का ये नहीं अलाउ करती है, केवल विशिष्ट अणुओं को ही आने जाने के सुगम्य बनाती है। तो इसे एक इसको सेमी परमेबल कहा जाता है। अब मोटे तौर पे हम इसका पूर्णतः डिस्क्रिप्शन दे तो ये क्या है, चयनित परागम्य होती है। नेक्स्ट इसका जो विशिष्ट फंक्शन है वो कोशिका अभिज्ञान, फिफ्थ है इसका कोशिका अभिज्ञान। कोशिका अभिज्ञान मतलब सेल रिकॉग्नाइजेशन, यह विभिन्न अणुओं का रिकॉग्नाइजेशन करके उनको विशिष्ट जगह पे ले, विशिष्ट जो प्रोसेस है उसमें ले जाती है, रिकॉग्निशन। जैसे कि हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में एक विशिष्ट जो हानिकारक तत्व है उनको पहचान कर लेगा वो और उनको सराउंड करके उनको नष्ट कर देगा। तो ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी अहम भूमिका निभाती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वह स्प्लीन में जो उपस्थित है मैक्रोफेजेस, वह लाल रक्त अणुओं जो होते हैं स्प्लीन में, जो स्प्लीन प्लीहा में मैक्रोफेजेस होते हैं, जो मैक्रोफेजेस वह आरबीसी में से जो अस्वस्थ आरबीसी है उसकी पहचान कर लेगी और उसको नष्ट कर देगी। तो ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी अहम भूमिका निभाती है। तीसरा है जीवोत्जनन, कोशिकाओं का जीवोत्जनन। नेक्स्ट इस पॉइंट है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन अहम भूमिका निभाती है, वह कोशिकाओं का जीवात्जनन, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स का ये जीवात्जनन करती है, जैसे केंद्रक झिल्ली हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हो गया आदि। तो यह केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर आदि के जीवात्जनन में अहम भूमिका निभाती है। कौन निभाती है अहम भूमिका, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है अवशोषण। तो यह जो सूक्ष्म अनुकूल होते हैं माइक्रोविलीज, जो कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, उनको बढ़ाती है और यह अवशोषण में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना सेवेंथ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, उसमें भी यह हेल्प करती है। अवशोषण कैसे हेल्प करती है, माइक्रोविलीज बनाना, माइक्रोविलीज सूक्ष्माणुकार बनाती है ये और इसके कारण अवशोषण की दर बढ़ जाती है। दूसरा ये क्या करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है, ये सेल को सराउंड करती है, सेल के चारों तरफ मौजूद होती है और इस कारण से यह सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो यांत्रिक आधार प्रदान करना। एर्थ है यांत्रिक, फिजिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार प्रदान करना। ये सेल के चारों तरफ मौजूद होती है और इस कारण सेल को सराउंड करती है, उसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेगों का संचार।
तंत्रिका आवेगों का संचार, हेल्प इन नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्सेस को ले जाने व लाने में भी ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यह अहम सपोर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट है हार्मोन का अभिग्रहण, हार्मोन्स के अभिग्रहण में भी यह अहम रोल निभाती है। हार्मोन का अभिग्रहण, तो प्लाज्मा झिल्ली पर विशेष साइट्स मौजूद होते हैं जो हार्मोन के अभिग्रहण, जिन्हें क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट्स। प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर साइट्स होते हैं जो हार्मोन के अभिग्रहण में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया व प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या उपस्थित है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपस्थित होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिजन विशिष्टता, एंटीजन स्पेशलिटी। प्रतिजन विशिष्टता, एंटीजन स्पेशलिटी, तो जो आरबीसी है उसकी बाह्य जो होती है मेम्ब्रेन, उस पे एंटीजेंस मौजूद होते हैं और ये एंटीजेंस क्या करते हैं, ये विभिन्न ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, ए बी व ओ, उसका निर्धारण कौन करते हैं, आरबीसी में मौजूद एंटीजेंस। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन एवं मरम्मत। लास्ट पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन एवं मरम्मत, तो जो विभिन्न बाहरी झिल्लियां जो टूट जाती है उनका पुनरुद्भवन व मरम्मत करने में, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ईआर है, वो अगर जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है तो उनका पुनरुद्भवन व मरम्मत का कार्य यह प्लाज्मा झिल्ली करती है। तो ये विभिन्न इसके कुछ एक कार्य हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में अवशोषण, यांत्रिक आधार प्रदान करना, सेलेक्टिवली परमिएबल होना तथा उसका कोशिका अभिज्ञान करना, कोशिकांगों का जीवात जनन करना, हार्मोन का अभिग्रहण करना, तंत्रिका आवेगों का संचार करना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन व प्रतिजन विशिष्टता, ये कुछ एक इसके फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो इनको आप डीपली थॉरोली स्टडी कीजिए। थैंक यू।